ओके, चलो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो लास्ट जब लेक्चर के अंदर हमने सेंटर ऑफ मास के कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे और सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी व्हेन सम पार्ट इज कट फ्रॉम इट कैसे निकालने का वो भी हमने देखा था। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कुछ और एमसीक्यूज देखेंगे जो कि उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। देखो ठीक से। ठीक है, अभी स्क्रीन देखो एक बार ठीक से। यस, ओके, सो देखो, दिस इज द क्वेश्चन, just read this carefully. A bomb moving with the velocity 40 I bar plus 50 J bar minus 25 K bar meter per second explodes into two pieces of masses in a ratio 1 is to 4. After the explosion, the smaller piece moves away with the velocity of which is given there, and the velocity of larger piece after the explosion is okay. So how we are going to tackle this? देखो ठीक से, एक बॉम्ब है सपोज जो एक्सप्लोड होता है और उसका जो वेलोसिटी हमको ओरिजिनल वेलोसिटी दिया है बिफोर एक्सप्लोजन ना, तो बिफोर एक्सप्लोजन वाला वेलोसिटी हमको दे रखा है और जो जब वो एक्सप्लोड होता है तो किस रेशियो में वो बढ़ता है वो भी हमको दिया हुआ है। और हमको निकालना ये है कि अगर एक पीस जो है वो अगर इस वेलोसिटी से अगर मूव होता है तो दूसरा वाला पीस किस वेलोसिटी के साथ मूव होगा, ये हमको ढूंढ के निकालना है। देखो ठीक से, तो उसके लिए देखो ये जो टोटल मास जो है तो उसको हम सपोज m अगर एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दिस एज m, दैट इज द टोटल मास ऑफ दिस होल बॉडी। अगर इसको हम 1:4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट कितना होगा ये हम समझ सकते हैं आराम से। ये देखो, m कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स in 1:4 ratio. That means the first part will actually be 1/5 times of m and the second part will actually be equal to 4/5 times of m. देखो ये टेक्निक आई क्या समझ में सबको? चेक करो एक बार, कैसे ये बन गया, कहां से आया ये 1/4 1/5 और 1/4/5? देखो, whenever some quantity a suppose is divided in the ratio suppose m is to n, याद रखो ये बात ठीक से, ठीक है ना? whenever a quantity is divided in the ratio m is to n, what happens is the first part can be obtained to be simply equal to m upon m plus n into a, and the second part can be obtained to be simply n upon m plus n into a. So देखो, सिंपल सी बात ये है कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट ये हमको इस तरह से मिल जाते हैं। मतलब जिसको हमको डिवाइड करना है तो उसको हमको सिंपली मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन से। जो फ्रैक्शन जो है वो पहला पहला जो फ्रैक्शन है वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो दिस फर्स्ट फैक्टर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ these two, and the second fraction can be constructed as the second factor divided by the sum of these two once again in this way. तो ये जो है ये एक सिंपल सा टेक्निक है जिसको यूज करके हम ये दोनों निकाल सकते हैं, दोनों पार्ट्स निकाल सकते हैं आराम से। चलो ठीक है, अभी जैसे हमको ये मिल गया, ये दो पार्ट्स मिल गए, तो इसके बाद हम देखो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो इस वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा था, बराबर। और ये जो दूसरा वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो स्मॉलर पीस मतलब कौन सा, दिस शुड बी द स्मॉलर पीस। व्हाई? बिकॉज इट्स मास इज लेस,
and it is moving with this velocity, right? And then we have to find out the velocity of large piece after the explosion. सिंपल सी बात है कि हमको क्या करना है, ये यूज करना है, सेंटर ऑफ मास का प्रॉपर्टी यूज करना है. सेंटर ऑफ मास का प्रॉपर्टी क्या बताया था? इफ इफ द एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस, then that explosion is involved due to internal forces. बराबर है? एक्सप्लोजन जो होता है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है, और इंटरनल फोर्सेस की वजह से जब भी कोई रीअरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, तो उसके अंदर कभी भी सेंटर ऑफ मास अफेक्ट नहीं होता है. सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो सेम बना रहता है. The velocity of center of mass is not affected by the internal forces. So internal forces doesn't affect the velocity of center of mass. तो ये बात अगर हम यूज करेंगे तो हम देख सकते हैं आराम से कि अभी यहाँ पे देखो, what is the velocity of center of mass? सपोज ये जो है इसको हमने VCM बोल दिया, VCM. तो VCM should be multiplied with M, that is the total mass of the whole body. Okay, that is this capital M here. इसको हम चाहिए तो कैपिटल M कंसीडर कर लेंगे, चलेगा? ठीक है. अभी ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M. ओके, एंड दिस शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटा. जो देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, याद होगा आपको. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जो डिफरेंट अलग अलग जो पार्टिकल्स होते हैं, तो ये बनता है m1 v1 प्लस m2 v2, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. करेक्ट है? तो ये अगर फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी इसमें m1 प्लस m2 मतलब ही क्या है? कैपिटल M है. दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी कैपिटल M. इफ वी ट्रांसफर इट इन दिस साइड, then we can get this simplified as m into VCM, which is equal to m1 into v1 plus m2 into v2. Correct? So this is going to be the simple formula. Okay, and then we can just replace all the values. We want to find out this v2 here. So in order to find it out, that see, this m can be replaced as it is, and m into VCM, how much it is? See it here, 40 I bar plus 50 J bar minus 25 K bar. Correct? Which is going to be equal to small m, which is m1 is going to be m by 5. Correct? So yeah, m by 5, and that is to be multiplied with this velocity 200 I bar plus 70 J bar plus 15 K bar, and then plus here it is m2. M2 is nothing but this 4 by 5m, right? So we can write it as 4m upon 5, and this will be multiplied with v2. Okay, v2 bar actually. Okay, so अभी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये m जो है ना, वो m सीधा कैंसिल कर सकते हैं आराम से, क्योंकि देखो हर एक क्वांटिटी के अंदर ये m जो है वो प्रेजेंट है. ये देखो, ये जो m है, this m will get cancelled from this side and this side and this side also. So every side contains m, and that's why we can just cancel it out and just take this whole side in this side. ये जो पूरा है वो इस तरफ लेके जाओ. ओके, तो और इससे भी आगे जाके हम ये पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देखो, अगर इसको पूरे को हम 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 डिनोमिनेटर में है ऑलरेडी, तो ये 5 यहाँ पे अपेयर करेगा इस तरफ, तो हमको मिल जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 40 I bar plus 50 J bar minus 25 K bar, and ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये m भी कैंसिल हो गया, तो और ये इस तरफ आ गया, तो बचेगा इस तरफ माइनस ऑफ 200 I bar plus 70 J bar minus plus 15 K bar, right? ओके, तो ये बन गया, एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये m भी डिवाइड कर दिया, तो सिर्फ 4 बचेगा. तो दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू 4v2. समझा कैसे? 4v2 bar. Okay, and if we simplify this further, then we get is 40 into 5. How much it is? It's 200, right? 200 I bar plus 250 J bar. Okay, 250 J bar, and here it is minus 125 K bar. Okay,
and here it is minus 200 I bar, minus 200 I bar, then plus minus 70 J bar, and finally it is minus 15 K bar. Okay, and this is going to be actually equal to 4v2. Remember this. Okay, तो ये 200 I bar and 200 minus 200 I bar कैंसिल हो जाएगा. 250 J bar में से 70 J bar चला गया, तो बचेगा 180 J bar, right? So this is 180 J bar, and here it is minus 125 minus 15, which comes out to be minus 150. So here it is minus 150 K bar, and this is going to be actually 4v2, correct? 4v2. If you divide this whole thing by 4, then what can we get here is simply v2 bar is equal to 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 45 I bar आएगा, 45 I bar, sorry 45 J bar. And what is this here, 150 तो डिविजिबल है नहीं, मे बी सम मिस्टेक. चलो ठीक है, 45 J bar तो हमको दिख रहा है एटलीस्ट, और यहाँ पे दो ऑप्शंस एक्चुअली सेम है, तो वी कैन मार्क दिस एज अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A body of mass m1 which is equal to 4 kilogram moves at 5 I bar meter per second, and another body of mass m2 that is going to be 2 kilogram moves at 10 I bar meter per second. Then what is the kinetic energy of the center of mass? तो देखो ठीक से यहाँ पे kinetic energy of center of mass we have to find out. तो उसके लिए सबसे पहले हमको center of mass का velocity निकालना पड़ेगा. तो center of mass का velocity निकालने के लिए हमने अभी भी एक फॉर्मूला देखा था. So that is m1 v1 plus m2 v2 bar upon m1 plus m2, करेक्ट है. तो अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगा सेंटर ऑफ मास का, जिसमें m1 कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाय v1 कितना है 5 I bar, डोंट फॉरगेट I bar. ओके, तो ये 5 I bar, ठीक है, और प्लस m2 is nothing but 2 kilogram, and this v2 bar is going to be 10 I bar, and that is to be divided by 4 plus 2 here. So ये अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको उसका आंसर मिल जाएगा आराम से. तो सिंप्लीफाई दिस फर्दर, तो 20 I bar plus 20 I bar which comes out to be 40 I bar divided by 6. Okay, ओके, तो ऑप्शंस आर नथिंग बट देखो यहाँ पे ये जो है ये 20 I bar बनेगा, तो 20 I bar प्लस ये भी 20 I bar बनेगा, and that is to be divided by 6, right? So that it becomes maybe some mistake once again.
ओके बराबर तो है 40 I bar upon 6, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी. Okay, yes, but we have to find out the kinetic energy, right? So kinetic energy of center of mass will actually be equal to half of the total mass multiplied by VCM square. ये हो गया फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, जिसमें हम ये सब वैल्यूज डाल देंगे. तो यहाँ पे मिलेगा m1 plus m2 which is 6 multiplied by VCM which is obtained to be 40 by 6 and उसका स्क्वायर मतलब 40 by 6 into 40 by 6 happens to be actually ये 6 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और बाकी ये 2 जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, 20 मिलेगा और 20 इंटू और इवन ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा इस 40 के साथ, तो 20 बचेगा. तो इस ये 400 अपॉन 3 यहाँ पे 3 आएगा. ठीक है, तो ये 400 अपॉन 3 जूल. दिस विल एक्चुअली बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. रिमेंबर. चलो ठीक है, take a screenshot of this. Yes, see here, this is a conceptual question actually. ये question देखो अभी ठीक से. Two particles A and B initially at rest move towards each other under the mutual force of attraction. At some instant, when the speed of A is v, the speed of B is 2v, then the speed of the center of mass is. See here, there is nothing to solve this in this example. Why? Because see, whenever the two bodies just move under the action of their mutual attraction force, तो अगर म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है तो ये बॉडी, ये ए बॉडी जो है वो बी बॉडी के ऊपर इस तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है और ये बी बॉडी जो है तो वो भी इस ए बॉडी के ऊपर एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करता है. अब ये दोनों फोर्सेस जो है वो दे आर इंटरनल फोर्सेस. व्हाई? बिकॉज दे आर एक्सर्टेड बाय ईच ऑफ दिस बॉडी ऑन अनदर. जैसे अगर सपोज मैं किसी वॉल को अगर पुश करता हूँ और वो वॉल भी मुझे पुश कर रहा है, तो ये जो दोनों इंटरेक्टिव फोर्सेस है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय मी ऑन द वॉल एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन मी आर गोइंग टू बी द internal forces, and these internal forces will never change the motion of center of mass. And it is clearly stated here that the two particles A and B are initially at rest. So that means their center of mass must also be at rest, right? तो अगर उन दोनों का center of mass भी rest में है और उसकी वजह से अगर वो अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर एक दूसरे की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो ऐसे केस में there is no chance why the center of mass must move. There is no reason why the center of mass must move. Actually, center of mass will not move at all. It will remain at rest just because both of these bodies are moving under the action of their mutual attraction force. Mutual attraction मतलब ही internal force हो गया वो. So we can expect that the center of mass will be zero. Center of mass will not change its velocity. The internal forces doesn't affect the velocity of center of mass, and center of mass is already at rest, so it will remain at rest forever. Okay, let's go to the next question. This is again the same type of question. See, two bodies of 6 kilogram and 4 kilogram have their velocities 5 I bar minus 2j bar plus 10 k bar and 10 I bar minus 2j bar plus 5 k bar respectively. Then the velocity of their center of mass is. Velocity of center of mass can be easily found out by using the formula which is given by VCM equal to m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2. And if we plug all the values in between this formula, then we can expect this answer to be simply 7 I bar minus 2 j bar plus 8 k bar. Okay,
So just take the screenshot of this also. We can just move further. Yes, see here, this is again another application of the same type. So the center of mass never move under the action of internal forces. ये एक्सप्रेस करने के लिए और एक क्वेश्चन है, देखो लिख से the mass of 50 kilogram is standing at one end of the boat of length 25 meter and the mass 200 kilogram. If he starts running and when he reaches at the other end, he has the velocity of 2 meter per second. Okay, with respect to the boat, then find the final velocity of the boat in meter per second. Okay, तो ये हमको पूछा हुआ है what will be the final velocity of the boat actually. तो boat का velocity कितना होगा ये हमको ढूंढ के निकालना है. देखो ये हम समझ सकते हैं. Suppose this is the still water and suppose there is a boat here and this is the mass, suppose of 50 kilogram, and the boat is having the mass of 200 kilogram and length 25 meter. Okay, तो देखो अभी ये क्या है ना कि ये जो मास है, ये जो है मास इस तरफ मूव करने लग गया. अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से अगर मूव करता है विथ रिस्पेक्ट टू बोट, तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं आराम से कि जैसे ही वो इस तरफ मूव करता है तो इन ऑर्डर टू गेन इट्स वेलोसिटी, उसको वेलोसिटी गेन करने के लिए बोट को पुश करना पड़ेगा कि नहीं इस डायरेक्शन में. तो जरूर बोट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. बिल्कुल. तो जैसे पर्सन आगे बढ़ेगा तो बोट जो है वो पीछे के डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करेगा. बिल्कुल. तो यही हमको यहाँ पे समझना है कि जब तक ये पर्सन जो है वो पर्सन का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बनता है तो तब तक ये बोट का वेलोसिटी कितना बना होगा वो हमको ढूंढ के निकालना है. चलो ट्राई करेंगे. देखो सबसे पहले एक बात समझो कि सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी एट रेस्ट. व्हाई? बिकॉज the motion of this person and motion of the boat is taking place due to the internal forces. क्यों? क्योंकि जब हम बोट पे खड़े रहते हैं तो हम जब बोट को पीछे ढकेलते हैं तब हम रिएक्शन में आगे जाते हैं. तो the force exerted by the person on the boat in the backward direction is going to be the action, and the force exerted by the boat on the person in the forward direction is going to be the reaction. And hence these action reaction forces are just counted as internal forces, and because of that those internal forces the center of mass of the whole system is going to be at rest. Remember, center of mass is not going to move. तो ये बात हमको समझनी है अच्छी तरह से. तो अगर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं होगा तो फिर ये बात यूज करके हम इस फाइनल वेलोसिटी बोट का निकाल सकते हैं आराम से. देखो तो सपोज सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पॉइंट पे है इधर. तो भी ठीक है. तो अभी ये पर्सन का जो मास है, देखो हमारे पास वेलोसिटी क्या है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, m1 v1 प्लस m2 इंटू v2 दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. अभी इसके अंदर समझो एक बात ठीक से कि vcm is going to be 0. So since VCM is 0, just because the center of mass is going to be at rest, it's not going to move. तो अगर ये VCM 0 है तो ऐसे केस में क्या होगा, m1 मतलब mass of this person which is going to be 50 kilogram multiplied by v1, where v1 stands for the velocity of the person which is given here, that is 2 meter per second. but ये एक बात याद रखो यहाँ पे कि जो 2 मीटर पर सेकेंड जो है ना वो विथ रिस्पेक्ट टू बोट है. राइट. तो सिंस इट इज विथ रिस्पेक्ट टू बोट
द एब्सोल्यूट वेलोसिटी अगर उसका हम निकालने चाहे तो कितना होगा, निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि देखो 2 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी है कि नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड इज गोइंग टू बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू बोट। और रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है ऑलरेडी। तो रिलेटिव वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द v1 माइनस v2, मतलब va माइनस vb, ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, बराबर। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो कि 2 है, और va मतलब पर्सन का जो एक्चुअल वेलोसिटी होगा, तो उसको अगर हम सपोज vp मान लेंगे, माइनस बोट का जो वेलोसिटी है जो कि हमको निकालना है, तो वो सपोज सपोज हम vb मान लेंगे, vb। तो ये बन जाएगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी और बोट के वेलोसिटी के बीच में का रिलेशनशिप। तो पर्सन का जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली कितना बनेगा। हाँ, और एक बात इसमें क्या है ना कि बोट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द पर्सन, एंड हेंस द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी हियर vp प्लस vb, ये समझ सकते हो। और इसका यूज करके हमको क्या मिल रहा है कि vp इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू 2 माइनस vb, करेक्ट है। एंड इफ यू रिप्लेस दिस हियर, तो यहाँ पे m1 इंटू vp हमको रिप्लेस करना है, प्लस m2 मतलब क्या है, बोट का जो मास है जो कि यहाँ पे 200 दिया हुआ है, तो उसको m2 ही लिख देंगे फिलहाल। और बोट का जो वेलोसिटी है जो कि हमने यहाँ पे vb एसम करके रखा है, तो वो यहाँ पे vb आ जाएगा, एंड दैट इज होल टू बी डिवाइडेड बाय m1 plus m2, which is meaningless because it is after all going to be multiplied in that side towards zero। तो जीरो की तरफ जाने के बाद वो तो जीरो ही बनने वाला है, इसलिए ये जो डिनोमिनेटर है वो अगर हम उस तरफ लेके जाएंगे तो वो तो जीरो ही बन जाएगा, नो डाउट। सो विल गेट एन इक्वेशन simply as 0 is equal to m1, that is, see m1 means 50, right। तो ये बन गया 50 into vp। अच्छा, एक बात और हमको समझनी है कि vp जो है, vp मतलब क्या है, तो पर्सन का वेलोसिटी। और अगर हमने मान लिया कि पर्सन इस तरफ मूव कर रहा है, तो पर्सन का वेलोसिटी पॉजिटिव और बोट का जो वेलोसिटी है वो हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो vb है वो हमको नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा। And hence it will be minus of vb, and then will be simplified as further। तो 550 into vp कितना है, ये देखो इधर हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है 2 माइनस वीबी। ओके, तो दिस इज 2 माइनस वीबी, एंड ये अभी यहाँ पे जो माइनस, ये माइनस बन जाएगा बीच में, और m2 क्या है, 200 है, देखो इधर। तो इसलिए बोट का जो मास है वो हो गया 200, एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद vb, where vb is the velocity of boat। now if we just simplify this further, then we can simplify it as, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हमको ये 200 vb इस तरफ लेके जाओ, तो बन जाएगा 200 into vb, which is equal to 50 into 2 minus vb, correct है। and if we simplify this still further, then we can get this as 200 vb is going to be equal to 100 minus 50 vb, and hence it comes out to be equal to 50 इस तरफ लेके आए तो 250 हो गया, वो 250 vb is equal to 100, right। and hence we can get this simplified as vb is equal to 100 upon 250। what is this 100 upon 250? so 100 upon 250 comes out to be 2 by 5, okay। so 2 by 5, so this is going to be the correct answer। चलो ठीक है, so next take the screenshot of this fast। okay, let us see the next। two particles of equal mass have the velocities v1 and v2, which are given as 4i bar and 4j bar। the first particle has an acceleration, that is a1, which is going to be 5i bar plus 5j bar meter per second square,
एंड ऑन अदर पार्टिकल इज जीरो, तो सेकेंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है जीरो है. द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल्स मूव्स इन अ पाथ ऑफ, तो अभी सेंटर ऑफ मास जो है वो कौन से पाथ में मूव करता है ये हमको ढूंढ के निकालना है. इज इट अ स्ट्रेट लाइन और पैराबोला और सर्कल और इलिप्स. तो देखो कोई भी पार्टिकल कौन से पाथ में मूव करता है ये कौन डिसाइड करता है, ये बात पता है तुमको? व्हाट डज इट डिपेंड, क्या चीज डिसाइड करता है कि कोई भी पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में कौन से पाथ से मूव करेगा? याद रखो, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये दो चीजें जो है वो डिसाइड करती है कि कोई भी पार्टिकल का पाथ कैसे होगा. देखो फॉर एग्जांपल अगर पार्टिकल जो है वो अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे. हाँ देखो, सपोज वी हैव एक पार्टिकल है जो कि सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है. तो क्या होगा? तो पार्टिकल विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नो डाउट. तो अभी इसमें और एक बात देखो, अगर पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, acceleration is in the backward direction. So in that case, we can say that the particle will move in a straight line again. तो देखो दूसरे केस में भी ये पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा. तो इसका दोनों का कंक्लूजन क्या हम बोल सकते हैं कि so far as velocity vector is collinear with acceleration vector, तो acceleration vector और velocity vector जब तक कोलिनियर है तो तब तक क्या होता है, शिट शिट शिट, ओके. तो देखो ये पहला सिचुएशन हमने देखा था जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है. दूसरा सिचुएशन वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन बैकवर्ड्स है. तो ऐसे केस में भी ये पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा. सिर्फ फर्क इतना होगा कि ये जो पार्टिकल है वो उसका वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगा बिल्कुल, और इस वाले पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगा, बट रहेंगे दोनों स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल. दोनों पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर और जो एक्सेलरेशन वेक्टर है तो वो या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल है. तो जब वो कोलिनियर होते हैं तो उस केस में ऐसा होता है. चलो ठीक है, दूसरी चीज देखो यहाँ पे, अगर वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है, देखो ठीक से, इफ इट इज परपेंडिकुलर टू इट, then what happens is the particle will just go on bending more and more towards this acceleration and the path of the particle will be actually parabola, remember. तो ये जो है ये पैराबोला हमको मिल जाता है. और तीसरा सिचुएशन ऐसा है, देखो अभी यहाँ पे क्या है ना कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड्स ही है, कंटिन्यूसली डाउनवर्ड्स है. तो इसलिए वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल पे वो इंक्लाइंट है. तो उस केस में क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो पैराबोलिक पाथ में मूव करता है, ठीक है. और तीसरा सिचुएशन यहाँ पे देखो ठीक से कि अगर वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन उस समय इस डायरेक्शन में है, नो डाउट, बट जैसे इस वेलोसिटी इस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज होता है, इस डायरेक्शन में चलता है, तो एक्सेलरेशन भी अपना डायरेक्शन बदल लेता है और एक्सेलरेशन इस तरफ बन जाता है. देखो ठीक से, तो वेलोसिटी इस तरफ और एक्सेलरेशन इस तरफ. Again, suppose because of this acceleration, velocity just changes its direction, and after some time it becomes vertical like this, and acceleration again changes its own direction and becomes like this. तो ये जो इस तरह से है, तो ऐसे अगर होता है तो इसका मतलब वेलोसिटी अगर हमेशा एक्सेलरेशन को परपेंडिकुलर है तो ऐसे केस में क्या होता है, द पार्टिकल एक्चुअली परफॉर्म्स द सर्कुलर मोशन, रिमेंबर, because this acceleration acts as a centripetal acceleration which is necessary for the circular motion of that particle,
एंड दैट्स व्हाई द पार्टिकल विल मूव इन द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर हमने ऑलरेडी देखा है कि वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल होता है और एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, और दोनों जो है वो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं। देखो वेलोसिटी जब इस तरफ रहेगा तो एक्सेलरेशन इस तरफ रहेगा, वेलोसिटी जब इस तरफ रहेगा तो एक्सेलरेशन इस तरफ रहेगा, वेलोसिटी जब इस तरफ रहेगा तो एक्सेलरेशन इस तरफ रहेगा। सो एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स सेंटर, and this acceleration a bar will always be perpendicular to the velocity vector at every instant। देखो हर इंस्टेंट पे देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो इसीलिए यह कंडीशन है जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन रिस्पॉन्सिबल क्या है, v बार परपेंडिकुलर टू a बार, और पैराबोला के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है कंडीशन, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर मस्ट नॉट बी पैरेलल। तो v बार मस्ट नॉट बी पैरेलल टू एक्सेलरेशन वेक्टर। देखो सॉरी एक्सेलरेशन वेक्टर समझा ठीक से। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर पैरेलल नहीं है तो पैराबोला ये उसका पाथ होगा, और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर दोनों अगर पैरेलल है तो उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, भले इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ हो या डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ हो, बट होगा वो स्ट्रेट लाइन ही। तो ये चीज हमको यहाँ पे कंफर्म करना है कि वेलोसिटी वेदर इट इज पैरेलल टू द एक्सेलरेशन or the velocity is not parallel to the acceleration or velocity is perpendicular to the acceleration। तो ये कंफर्म कैसे करेंगे, देखो कैसे हमको पता चलेगा कि velocity is parallel to acceleration। suppose that velocity vector is some multiple of acceleration vector, then we can conclude that velocity must be parallel to acceleration, because vectors में स्केलर मल्टीपल का मतलब क्या होता है, पैरेलल होता है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर का मल्टीपल हो जाए किसी भी तरह से, तो उसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन is parallel to the velocity, and in that case we can conclude that the particle will move in the straight line, no doubt। but again अगर velocity perpendicular to acceleration है, वो कैसे हमको पता चलेगा वेक्टर में, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन है if v bar dot a bar, the dot product of velocity vector and acceleration vector, if it is 0, then we can conclude that the velocity will be perpendicular to the acceleration vector and the path of that particle will be actually circular motion, no doubt। but if suppose this velocity and acceleration vector are the dot product of these two is not 0, then we can conclude that the path will be a parabola, remember। ओके चलो ये थियरी पूरा समझ में आया, इसमें कुछ डाउट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, तो ये हम अभी अप्लाई करेंगे इस वाले एग्जांपल के अंदर। तो अभी देखो ये जो एग्जांपल हमको दिया हुआ है कि टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस हैव इक्वल velocities which are given by v1 and v2, and first particle has an acceleration and the second particle is at rest। ओके तो अभी देखो ये पार्टिकल का पाथ कैसा होगा वो जानने के लिए, सेंटर ऑफ मास का पाथ कैसा होगा वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखो तो सेंटर ऑफ मास का हमको वेलोसिटी चाहिए, vcm चाहिए बिल्कुल, और एट द सेम टाइम acm भी तो चाहिए, ये देखो acm भी चाहिए। तो vcm कैन बी फाउंड आउट सिंपली बाय यूजिंग द फॉर्मूला। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का, तो वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखो vcm इक्वल टू m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार अपॉन m1 प्लस m2, राइट, विच हैपेंस टू बी अभी देखो v1 इज मतलब दोनों का मास इक्वल है ना, तो यहाँ पे हम मास के बदले m भी डाल सकते हैं, m और m यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे हमको 2m डालना पड़ेगा, सो दैट 2m कैंसिल हो जाएगा और सिंपली हमको मिलेगा सिंपली ये 1 इंटू 4i बार प्लस j बार अपॉन 2, तो जिसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ i बार प्लस j बार। ओके अभी एक्सेलरेशन निकालने के लिए ट्राई करेंगे फटाफट। तो देखो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दिस वुड बी मिस्टेक, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन होना चाहिए, ये भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो अभी एक्सेलरेशन अगर हमने डाल दिया, ये पहला वाला पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, और सेकंड वाला पार्टिकल जो है वो उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर हमने ये सारे वैल्यूज डाल दिए तो देखो ये सेकंड वाले पार्टिकल का 0 और पहले वाले पार्टिकल का ये वाला एक्सेलरेशन, और दोनों का मास सेम है करके हम यहाँ पे m लेंगे या नहीं भी लेंगे, कैंसिल भी कर देंगे उसको तो भी चल जाएगा आराम से। तो इसकी वजह से ये हमको मिल गया एक्सेलरेशन उसका। चलो ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे ये एक्सेलरेशन मिल रहा है और वेलोसिटी याद है क्या मिला था, ये देखो वेलोसिटी ये हमको मिल रहा था। अभी वेलोसिटी के अंदर देखो आई बार प्लस जे बार है, दिख रहा है आई बार प्लस जे बार, और एक्सेलरेशन के अंदर अगर देखते हो ठीक से तो
ये देखो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो उसको हम लिख सकेंगे आराम से 5 i बार प्लस, अच्छा सॉरी, देखो ठीक से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, अगर कॉमन ले लेंगे ना तो 5 ब्रैकेट में आएगा i बार प्लस j बार, राइट, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 2, एंड हियर दिस i बार प्लस j बार इज अ कॉमन बिटवीन दीज टू, तो ये जो है हमारा एक्सेलरेशन है, बराबर, और ये जो है हमारा वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का। ओके, तो अगर हमने ये वेलोसिटी के फॉर्म में इसको अगर एक्सप्रेस करना चाहा तो उसके लिए हमको एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरह से, 5/2 इंटू आई बार प्लस जे बार। व्हाट इज आई बार प्लस जे बार? एज वी कैन सी फ्रॉम दिस हियर, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो आई बार प्लस जे बार कितना बन रहा है देखो, तो आई बार प्लस जे बार बनता है वी बार बाय 2, करेक्ट है। तो अगर हमने ये वैल्यू आई बार प्लस जे बार का यहाँ पे डाल दिया तो हमको मिलेगा वी बार अपॉन 2, करेक्ट है। और इसको सॉल्व करके हमको मिलेगा सिंपली 5/4 इंटू वी बार, करेक्ट है। तो इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन ए बार is simply 5/4 times of v bar, which means that the acceleration vector is a scalar multiple of a velocity vector, which means that अभी जो हमने डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर एक दूसरे के मल्टीपल्स होते हैं तो मल्टीपल्स होने का मतलब क्या हुआ, वो पैरेलल है, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब पैरेलल होते हैं तो उस केस में उसका जो ये फॉर्मूला है वो स्ट्रेट लाइन आ जाता है। सो आंसर विल बी ए, दैट इज स्ट्रेट लाइन। समझा ठीक से? ओके, चलो ठीक है, तो अभी के लिए, आज के लिए हम इतना करेंगे, का नेक्स्ट लेक्चर भी है केमिस्ट्री का। अच्छा, और केमिस्ट्री के लेक्चर के लिए मैंने आपको एक फाइल शेयर किया है। ओके, अभी आपको एक फाइल अपलोड हुआ रहेगा ऐप के अंदर, तो वो एक्चुअली पीरियोडिक एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, उसके जो एमसीक्यूज है जो पटेल सर लेने वाले हैं, तो उसका फाइल मैंने आपको शेयर किया है, तो जस्ट रेफर टू इट एंड just keep it in aside when the lecture when the lecture is going on। तो जब पटेल सर का लेक्चर रहेगा तभी वो फाइल जो है वो सामने रखो, ताकि उसमें से क्वेश्चन आंसर्स कर सको। ओके, सो चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, विल जस्ट स्टॉप थैंक हियर। यू सर।